हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारदा क्लासेस। चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले वाला। उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजी के सेकंड ऑर्डर की बात की थी और सेकंड ऑर्डर में हमने पॉपुलेशन के और पॉपुलेशन से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स की बात की। आज हम उसी इकोलॉजी के थर्ड ऑर्डर की बात करने वाले हैं और इकोलॉजी का थर्ड ऑर्डर हमने पढ़ा था कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कस करें तो कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा था एक ऐसा एरिया जहाँ डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ होती हैं वो आपस में इंटरैक्ट करें। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सपोज़ हमारे पास ये एरिया है जहाँ पर ABCDEF इस तरह की डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ जो हैं, सपोज़ 1 2 3 या XYZ, ये डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीशीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। क्लियर। सपोज़ ये ए सारी एक तरह की हैं और X ये एक तरह की हैं, 1 1 1 ये एक तरह की स्पीशीज़ हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या थी, ये हमने एक बायोटिक कम्युनिटी की बात की थी। बायोटिक कम्युनिटी क्या थी, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स सारे एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, सारे एक साथ सर्वाइव करते हैं। बट अगर मैं इसको कंसीडर करूं कि एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे सिर्फ ए स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं, ए मतलब हम प्लांट की बात करते हैं सपोज, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नाउ इट इज़ नोन एज प्लांट कम्युनिटी। अब हम इसे क्या बोलेंगे कि ये प्लांट कम्युनिटी है। क्लियर। और मैं अगर एक एरिया की बात करूं जहां पे सिर्फ एक ये स्पीशीज सर्वाइव कर रही है, वन वाली, सपोज ये एनिमल स्पीशीज थी तो हमने कहा कि ये एक एनिमल कम्युनिटी है। क्लियर। और थर्ड मैं अगर एरिया कंसीडर करूं जहां पे सिर्फ एक्स नाम की स्पीशीज सर्वाइव कर रही थी और सपोज ये माइक्रोब्स थे तो हम इसे कह सकते हैं कि ये माइक्रोबियल कम्युनिटी थी। यहाँ से हमने एक कंक्लूजन पहले भी निकाला था कि कोई एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर ये तीनों एक साथ सर्वाइव करें उसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी इज द सम ऑफ प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी, कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें ही इंक्लूडेड हैं। चलिए अब इसके बारे में, ये तो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब इसके आगे अगर हम थोड़े से फैक्टर्स की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी। किसकी बात करेंगे, कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी की। अगर कम्युनिटी के कैरेक्टर्स की बात करें, कम्युनिटी के कैरेक्टर कौन होंगे, जो इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। क्लियर। सबसे पहला जो फैक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला फैक्टर है स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की डिफरेंट स्पीशीज अवेलेबल है, कितना नंबर है उसका। तो हम फाइनली अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी की डेफिनेशन को कंसीडर करें, स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। क्लियर। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं। अब अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज वहाँ पर रहेंगी, सर्वाइव करेंगी, वो अफेक्ट होते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट, जो किसको अफेक्ट करेंगी, हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी को। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट पार्ट जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए स्पीशीज डाइवर्सिटी के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास टाइप ऑफ एरिया, कि किस तरह का एरिया है। क्लियर। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ एरिया की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम टाइप ऑफ एरिया की बात करें तो एरिया जो है वो दो टाइप से हो सकता है, या तो वो लैटिट्यूड होगा या फिर वो एल्टीट्यूड होगा। एरिया क्या होगा, या तो लैटिट्यूड में होगा या फिर
एल्टीट्यूड में होगा। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड विल बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, कि इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करेगा कि लैटिट्यूड कैसा है वहाँ पे। और ऐसे ही अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड बात करता है हाइट की। कौन सी हाइट की, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, कि सी लेवल से कितना ऊंचा है, कितनी हाइट पर है वो एरिया। क्लियर। अब इसी को ही अगर हम एक समझें एक छोटे से ग्राफ के थ्रू, तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज ये जो एरिया है ये हमारी अर्थ है अर्थ है, और अर्थ के बिल्कुल सेंटर वाला जो एरिया होता है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। दिस इज इक्वेटर। इन एक्चुअल अगर हम देखें तो इक्वेटर किसे बोला जाता है, इक्वेटर इज दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर सन रेज आर डायरेक्ट, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो इट मीन्स इसका टेम्परेचर भी कैसा होगा, हाई होगा। कैसा होगा टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इसका हाई होगा। क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये आपने अपने एसएसटी में या जूनियर दूसरे सेक्शंस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, चाहे वो ऊपर वाली साइड पे जाएं चाहे नीचे साइड पे जाएं, नॉर्थ में या साउथ में, जिस भी साइड पर हम जाएंगे वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे टेम्परेचर विल डिक्रीजेस। एंड ऑन दिस बेसिस हमने जो इक्वेटर के दोनों साइड्स मतलब नॉर्थ और साउथ साइड पर दोनों ही एरियाज को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 4 पार्ट्स हैं जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला जो नियरेस्ट है किसके, इक्वेटर के, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, दोनों ही एरिया की अगर हम बात करें, जो इक्वेटर के सबसे पास वाला एरिया होगा उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। क्या होगा, ट्रॉपिकल एरिया। इट इज ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर। अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे जाएं तो जो नेक्स्ट एरिया आता है हमारे पास दोनों साइड्स पे, इट इज सब ट्रॉपिकल एरिया। क्या है ये, सब ट्रॉपिकल एरिया। और यहाँ पे भी क्या है, सब ट्रॉपिकल एरिया। क्लियर। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड हो जाएगा। हेयर इज टेम्परेट रीजन, टेम्परेट एरिया, यहाँ पे भी टेम्परेट हो गया। क्लियर। जो लास्ट रीजन है इन द नॉर्थ साइड इट इज आर्टिक जोन, और अगर हम इसकी बात करेंगे हेयर इज अंटार्कटिक जोन, एंटी ऑफ आर्कटिक जोन। क्लियर। इस आर्कटिक जोन का एंटिक मतलब अपोजिट साइड पर है। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर था वो मैक्सिमम था। मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम मतलब इस पूरी अर्थ का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे था, वो ट्रॉपिकल रीजन पर था। और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड गए या फिर नीचे की साइड गए वहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर की रेंज जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई। जब हम यहाँ से इस एरिया में जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कम होगा, फिर जब यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे फिर से टेम्परेचर कम होगा, और जैसे जैसे यहाँ की तरफ जाएंगे टेम्परेचर और ज़्यादा कम होगा। अगर हम इसी चीज़ को रिलेट करें अपनी एक्टिविटीज़ से तो देखो क्या चीज़ समझ में आती है। तो अगर हम जब हमारा टेम्परेचर हाई था तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंजाइम थे जो इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है, जो एक ह्यूमन बॉडी है या फिर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स जो अपने डिफाइंड टेम्परेचर और डिफाइंड पीएच पर ही वर्क कर रहे हैं। अब इसी की ही फर्दर बात करें, अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो एंजाइम एक्टिविटी भी थोड़ी सी कम होगी, और एंजाइम एक्टिविटी कम होगी तो वहाँ पर उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम होगा, और मेटाबॉलिज्म कम होगा तो उनके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आएगी, और सर्वाइवल में अगर दिक्कत आ गई तो स्पीशीज की क्वांटिटी
कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो आप नॉर्थ जोन में जाएं चाहे साउथ जोन में जाएं, वहाँ पर क्या होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। आप चाहे लैटिट्यूड, आप यहाँ पर चाहे अपने लैटिट्यूड को अफेक्ट कीजिए, चाहे आप लैटिट्यूड को बढ़ाइए, चाहे आप एल्टीट्यूड को बढ़ाएं, दोनों ही केसेस में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है इट विल डिक्रीजेस, वो क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोनों ही केसेस में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे टाइप ऑफ एरिया स्पीशीज डाइवर्सिटी पे अफेक्ट कर रहा है। टाइप ऑफ एरिया मतलब उसका लैटिट्यूड क्या है और एल्टीट्यूड क्या है। लैटिट्यूड मतलब वो इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, और एल्टीट्यूड मतलब सी लेवल से कितनी हाइट पर प्रेजेंट है। उस केस में हमें पता चलेगा, क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से इक्वेटर से ट्रॉपिकल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर रेंज कम हो जाएगी, और ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल में और टेम्परेचर रेंज कम हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर रेंज कम होती जाएगी तो टेम्परेट में आके हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं वर्क करेगा तो सर्वाइवल में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड फाइनली द स्पीशीज डाइवर्सिटी विल डिक्रीजेस। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब से हमने अभी फर्स्ट फैक्टर पढ़ा। फर्स्ट फैक्टर क्या था हमारा, टाइप ऑफ एरिया। टाइप ऑफ एरिया में हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा टाइप ऑफ एरिया है वो कहीं ना कहीं लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पर हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। अगर हम लैटिट्यूड बढ़ाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, देन स्पीशीज डाइवर्सिटी विल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होती है उस सबका रीज़न हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए, अब सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज क्लाइमेट। सेकेंड फैक्टर क्या है, सेकेंड फैक्टर है क्लाइमेट। फर्स्ट फैक्टर जो हमने पढ़ा टाइप ऑफ एरिया, और अब सेकेंड फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट। अगर हम क्लाइमेट मतलब वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं, अगर हम कहीं पे भी वेदर कंडीशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात हम हमेशा करते हैं किसकी, टेम्परेचर। और हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्यों, क्योंकि ये हमारी डाइवर्सिटी को तो इफ़ेक्ट करता ही करता है। वो हमने अभी देखा कि ये हमारी डाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट करता है। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ेगा, पोलर रीजन्स में जाएंगे और वहाँ पर जाके स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारी डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ पे भी अफेक्ट करता है कि वो कितने एरिया में स्प्रेड होंगी। क्लियर? तो किस किस चीज़ पे अफेक्ट करने वाला है ये, डाइवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। अब इसी के अंदर अगर सेकंड चीज़ की बात करें तो सेकंड आता है हमारे पास रेनफॉल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रेनफॉल। हमें पता है, हम इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कशन की नीड ही नहीं है। हमें पता है रेनफॉल इज़ फर्दर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ट्रांसपीरेशन बढ़ेगी, रेनफॉल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो फाइनली ये रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों रिलेटेड हैं, बट द टेम्परेचर इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड द रेनफॉल इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। उसके बाद थर्ड फैक्टर आता है हमारे पास लाइट। अब हमने कहा कि ये दोनों तो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पर लाइट की बात करें तो लाइट को हम किस टर्म में लेंगे, तो अगर लाइट की बात करते हैं तो लाइट क्या कहती है, लाइट को हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो डाइवर्सिटी को बढ़ाएगी या कम करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं, इट विल डिपेंडेंट। लाइट से रिलेटेड टर्म क्या है, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी मतलब
प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, फूड ज़्यादा बनेगा, फूड ज़्यादा बनेगा तो स्पीशीज़ ज़्यादा सर्वाइव करेंगी। तो इसीलिए लाइट भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, जो क्या करेंगी हमारी प्लांट स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये था हमारा सेकेंड फैक्टर क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट से आगे थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर आता है हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसी होगी। अगर हम सॉइल में सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें तो सॉइल रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं? सॉइल रिलेटेड फैक्टर मतलब हमारे सॉइल पार्टिकल्स का साइज कैसा है, उसमें कोई माइक्रोब है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, उसके अलावा भी कोई और दूसरे पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। कितने भी आप फैक्टर्स की बात करें जो सॉइल से रिलेट करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम बोलते हैं एडेफिक फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? एडेफिक फैक्टर्स। अगेन ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है सॉइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारे दो प्रोसेसेस में। एक जो हमारे प्लांट स्पीशीज को अफेक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल मिनरल्स एंड देन फोटोसिंथेसिस, एंड सेकेंड इज डीकम्पोजिशन। दोनों ही हमारे इकोसिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्पीशीज सर्वाइवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हुए हमारे तीन फैक्टर्स हो गए यहाँ पर। फर्स्ट इज टाइप ऑफ एरिया, देन क्लाइमेट, एंड थर्ड इज टाइप ऑफ सॉइल। फोर्थ फैक्टर की अगर हम बात करें तो फोर्थ फैक्टर कहता है हमारा साइज ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ एरिया की, कि एक पर्टिकुलर एरिया का साइज क्या है, उसमें कौन सी स्पीशीज सर्वाइव करेंगी, कैसे सर्वाइव करेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी। हम यूजुअली अगर इसको रिलेट करें तो हम क्या कहते हैं? फोर्थ फैक्टर हम ले रहे हैं, दैट इज साइज ऑफ एरिया, कि एरिया का साइज क्या होगा। हम यूजुअली कहते हैं कि अगर स्पीशीज जो हमारा एरिया है अगर वो बढ़ेगा तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। क्लियर? यूजुअली हम क्या कहते हैं? एरिया इंक्रीजेस देन डाइवर्सिटी विल आल्सो इंक्रीजेस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो सिंपली देखिए, सपोज ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है। क्लियर? अब मैंने इसके अंदर सबसे पहले एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया। इस छोटे से एरिया में सिर्फ 5 स्पीशीज सर्वाइव कर रही थी। क्लियर? अब मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दिया। जब मैंने इस एरिया को थोड़ा सा बढ़ाया तो इसमें 5 स्पीशीज और आ गई, टोटल 10 हो गई। क्लियर? मैंने अब एरिया को थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया, अब इसके अंदर कुछ स्पीशीज और आ गई, 12 हो गई यहाँ पर। मतलब हमने क्या किया? एरिया बढ़ा, स्पीशीज इंक्रीज हो गई। बट जब मैंने फर्दर एरिया को और इंक्रीज किया तो मैंने क्या देखा? स्पीशीज उतनी ही रही, कोई इंक्रीज नहीं हुआ। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, और करके देखते हैं। मैंने इसको और इंक्रीज करके देखा, फिर से स्पीशीज उतनी ही रही। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि हम ये नहीं कह सकते कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। दिस इज अ रॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइडेड है। हम ये कह सकते हैं कि अगर एरिया बढ़ेगा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बट अप टू अ लिमिट। अप टू अ लिमिट, एक लिमिट डिसाइडेड है, इस लिमिट से ज़्यादा इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इस लिमिट से ज़्यादा जो है उसके अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी नहीं आएगी। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर, जिसमें हमने क्या बोला कि एरिया और डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अब इस एरिया और डाइवर्सिटी से रिलेटेड अगर हम एक कुछ फैक्टर्स पढ़ें तो उसमें देखते हैं हमें क्या बताया गया है। चलिए पहले आप इतने ये नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करें। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझने के लिए कि ये हमारा एरिया और ये डाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट करती है। कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास A, B और C 3 स्पीशीज थी, किसकी? बर्ड्स की। सपोज मैंने इसके अंदर एक स्पीशीज और ली, सपोज X नाम की स्पीशीज थी जो बिलोंग करती थी कहीं ना कहीं मैमल से, मैमल की कोई स्पीशीज थी। थर्ड मैंने बात की, यहाँ पर Y नाम की स्पीशीज है जो क्या है? टोटली डिफरेंट है, सपोज इंसेक्ट है।
क्लियर? चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज ये एरिया है, इसके अंदर ये कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज हैं, सपोज इट इज एरिया 1। मैंने एक और एरिया लिया, फिर मैंने एक और एरिया लिया, चलिए ये एरिया 2, ये एरिया 3, 3 एरियाज लिए हैं, तीनों को कंपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले एरिया में देखते हैं कि कितनी स्पीशीज हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 3 तरह की स्पीशीज हैं, ए, बी और सी, और तीनों ही अगर देखें तो वो बर्ड से रिलेट कर रही हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, स्पीशीज प्रेजेंट है और वो स्पीशीज आपस में रिलेटेड है। कितनी स्पीशीज हैं? 3 स्पीशीज हैं, 3 स्पीशीज हैं और सारी की सारी आपस में रिलेटेड है। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ पे भी काउंट करें ए, बी, सी, अगेन 3 स्पीशीज हैं, अगेन ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। अब इसकी बात करते हैं, तो उसने कहा कि स्पीशीज तो 3 ही हैं, बट ये जो स्पीशीज हैं वो आपस में रिलेट नहीं करती, दे आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। तो अब इसमें हम कैसे बताएंगे कि किस एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है? तो हम उस केस में रिलेट करते हुए सबसे पहले अगर हम इस फैक्टर को ऑब्जर्व करें तो इसमें देखिए स्पीशीज तो 3 ही हैं, बट इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? ए स्पीशीज है। तो इसलिए यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे मोस्टली कौन सी स्पीशीज है? इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है कि जो स्पीशीज हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। जहाँ पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी वो मोर डाइवर्सिटी वाला एरिया होगा, वहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे सर्वाइवल ज़्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों में इसका सर्वाइवल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर बी और सी की क्वांटिटी कम है, वहाँ पे उसके लॉस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ये तीनों रिलेटेड है, ये तीनों अनरिलेटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो दोनों जगह पर हैं। तो सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्या आता है कि अगर स्पीशीज अनरिलेटेड हो तो उस केस में भी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर इसकी डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि एरिया में कौन सी स्पीशीज सर्वाइव कर रही हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने 3 करेक्टर अभी तक डिस्कस किए हैं, 4 आई थिंक 4 करेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। कौन से 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं हमने? सबसे पहले हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ एरिया, फिर हमने क्लाइमेट, थर्ड इज टाइप ऑफ सॉयल, फोर्थ इज टाइप ऑफ साइज ऑफ एरिया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा एंड ये चीज़ समझ में आई होगी और ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ कम्युनिटी एंड टुमारो वी विल फर्दर कंटिन्यू विद सम मोर लेक्चर्स एंड प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू।